के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर से और कुछ आना है ये तो हमेशा ही आता है, जो है लिचेस्टेरियर प्रिंसिपल। ये क्या कहता है ध्यान से समझो। ये सिंपल चीज कहता है कि मान लो एक इक्विलिब्रियम है ए प्लस बी, इक्विलिब्रियम में यहाँ पे मान लो अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ या मैं कंसंट्रेशन घटा दूँ या मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ या टेम्परेचर घटा दूँ या मैं इसका क्या बढ़ा दूँ प्रेशर बढ़ा दूँ या मैं प्रेशर को घटा दूँ। हमने पिछले लेक्चर में इतना तीनों पढ़ा कि तीनों को बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन में चेंज आता है, रिएक्शन के रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज आता है, मतलब इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बढ़ेगा बिगड़ेगा। अगर इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टरबेंस होगा तो इक्विलिब्रियम वापस से अटेन होना चाहिए। पहले मान लो बढ़िया इक्विलिब्रियम था, हमने कुछ गड़बड़ करके उसकी इक्विलिब्रियम को तोड़ दिया, मान लो ऐसा था नहीं, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ था, पहले कुछ बढ़िया करके इस तरीके से इक्विलिब्रियम में आ चुका था, आ गया था, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में चल रहा था। लेकिन मैंने क्या क्या मान लेते हैं, मैंने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ये कांस्टेंट है, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब खुद देखो क्या ये अब इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, तो अब ये वापस से ऐसे इक्विलिब्रियम आना चाहेगा। तो जैसे भी ऐसे करके कुछ थोड़ा टाइम बाद जब ये वापस से ऐसे घटेगा, ये भी ये बढ़ेगा क्योंकि अब चेंज हो चुका है, बढ़ेगा। अब कुछ टाइम बाद वो वापस से फिर वापस से अपना इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। लेकिन ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे डिस्टरबेंस आया, यहाँ पे वापस से इक्विलिब्रियम को अटेन हुआ, तो ये करने में यहाँ से यहाँ जाने में तो क्या होगा, रिएक्शन आगे को बढ़ेगी या पीछे को बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन जा दोनों साइड की है। तो तुमसे पूछा जाएगा ना कि वैसा रिएक्शन आगे को जाएगी या पीछे को ज्यादा जाएगी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा। और यही सवाल का जवाब कौन देता है, लिचेस्टेरियर प्रिंसिपल देता है कि अगर तुम कभी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर को किसी भी इक्विलिब्रियम में बढ़ाते या घटाते हो, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है किसमें, रिएक्शन के फॉरवर्ड रेट में या बैकवर्ड रेट में। इसी को समझते हैं। सबसे पहले लिचेस्टेरियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट जानते हैं। तो लिचेस्टेरियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ, ध्यान सुनना ये बड़ा खतरनाक है, इफ देयर इज अ सर्टेन चेंज, if there is a certain change in the concentration, temperature, pressure of the reaction at equilibrium condition। ये इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तब बदलना है। तुम अगर इक्विलिब्रियम में वो अटेन हुआ ही नहीं है, तुम पहले बदलोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो रिएक्शन चली रही है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद तुम्हें डिस्टर्ब करना है। तो क्या लिखा, इफ देयर इज सर्टेन चेंज इन द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन द रिएक्शन इज moved in such a direction, अभी डायरेक्शन क्या है ब्रैकेट में दिखा देना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब वो सच अ डायरेक्शन में जाएगी, अब या तो वो फॉरवर्ड है या तो बैकवर्ड है। इन सच अ डायरेक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड टू अनडू द चेंज, जो ये चेंज किया है ना, इस चेंज को अनडू करने के लिए, एंड अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन, ये है लिचेस्टेरियर प्रिंसिपल कि अगर कभी भी तुम किसी भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन की कंसंट्रेशन को, प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज करते हो, जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वो रिएक्शन उस तरफ को मूव करती है। डायरेक्शन कौन सी होती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उस तरफ को मूव करेगी जिस साइड का वो चेंज को अनडू करे और इक्विलिब्रियम को वापस से अटेन कर दे। यही क्या है डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट क्या है किसकी, लिचेस्टेरियर प्रिंसिपल। अब सवाल आता है कि क्या चेंज करेंगे, तो सबसे पहले लिखना नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मान लेते हैं अब मैं कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं, तब क्या चेंज आएगा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब मैं दो एक चीज के कंसंट्रेशन को चेंज कर सकता हूं, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करती हूं या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब ध्यान से समझना, मान लो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे में क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है कंडीशन में, ठीक है। अब ध्यान सुनना, समझ सकना ध्यान से, मान लो मैं ध्यान सुनना, जब अब मैं इंडिविजुअल रिएक्शन को समझ रहा हूँ,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब जब रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। सिंपल बात, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कब? फॉरवर्ड रिएक्शन, जो ऊपर वाली हुई है। लेकिन साथ साथ बैकवर्ड तो ये बैकवर्ड में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट बढ़ रहा है और प्रोडक्ट घट रहा है। बैकवर्ड में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट बढ़ रहा है और प्रोडक्ट घट रहा है। इतना समझ आ गया? हाँ। अब मैं कंडीशन बताता हूँ। अगर मैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ, तो ध्यान देना वो अनडू ऐसे करेगा कि वापस से वो रिएक्शन कंसंट्रेशन बराबर हो जाए दोनों का। ठीक है, मैंने रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। ठीक है, अब उसको इस तरफ को जाना है जहाँ पे भी वापस से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट जाए। घटेगा कब? कहाँ? किस वाली कंडीशन में रिएक्शन का कंसंट्रेशन घट रहा है? पहली वाली में देखो ना, पहली वाली कंडीशन जैसे रिएक्शन का कंसंट्रेशन घट रहा है तो रिएक्शन कहाँ को जा रही है? फॉरवर्ड को। तो अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। अब दूसरी कंडीशन, अगर मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, अब मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, लेकिन वापस से रिएक्शन अटेन होने के कंसंट्रेशन दोनों का कांस्टेंट होना है, मतलब किसी डायरेक्शन को रिएक्शन घटेगी, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटना चाहिए। किस जगह में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट रहा है? इसमें तो बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है। देखो इसमें घटा है ना, कौन सी डायरेक्शन है? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको ऐसे तराजू की तरह समझो, ये एक तराजू है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो बराबर है। मान लेते हैं ये रिएक्ट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब मान लो मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब रिएक्टेंट भारी हो जाएगा ना। अब अगर मेरे को वापस से बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा रिएक्टेंट को उठा के वापस से डालूंगा, प्रोडक्ट इसे उठा के यहाँ से यहाँ डालूंगा, तब जाके वो बराबर होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जाना मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन, तब जाके बराबर होगा ना। तो जब भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगी? रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अब मान लो वापस से इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, अब मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया प्रोडक्ट का, अब ये जा चुका है नीचे, चली गया नीचे। अब मेरे को वापस से इसको बराबर आना है तो क्या करूंगा? मैं प्रोडक्ट से कुछ उठाऊंगा, रिएक्टर में डालूंगा। तो प्रोडक्ट पूछा, रिएक्टर में डाला और डाला तब जाके इक्विलिब्रियम में। अब जब प्रोडक्ट से रिएक्टर की तरफ जाने को क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बैकवर्ड। सिंपल समझो, ये बढ़ेगा तो इधर जाएगी, ये बढ़ेगा तो इधर जाएगी। तो सिंपल लिख दिया, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, if we increase the concentration of reactant, then the reaction will proceed in forward direction। सिंपल है ना, हमें रिएक्टर का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कांस्टेंट रखना है दोनों को। ये बढ़ा रहा हूँ तो फिर इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। कब बढ़ता है प्रोडक्ट? जब फॉरवर्ड जाती है ना, इसको घटेगा तभी तो होगा। तो सिंपल से रिएक्टेंट बढ़ेगा, फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ेगा, बैकवर्ड आएगी। ठीक है, और इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, then the reaction proceed in backward direction। अब अगर मैं पैसा किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी। सिंपल तराजू याद करना, खूब जाएगी, सिंपल चीज। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब भारी कर देना। अब मेरे को बराबर करना है तो रिएक्टेंट से उठा के तराजू देखा ही ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डालूंगा तब जाके तो बराबर होगा वो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डालना मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मान लो इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की रिएक्शन बढ़ रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब प्रोडक्ट भारी हो गया। अब मेरे को वापस बराबर करना है तो मैं प्रोडक्ट से कुछ चीज उठाऊंगा, रिएक्टर में डालूंगा, तब जाके बराबर होगा। अब प्रोडक्ट से रिएक्टर में डालना मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। तो सिंपल चीज तुम्हें याद रखनी है, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो फॉरवर्ड और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो बैकवर्ड। सिंपल चीज, ओके। तो ये तो हो गया हम अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा। तीन टर्म कहते हैं ना, कौन से थे? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। दूसरा टर्म आता है टेम्परेचर। तो नंबर 2 एडिंग करना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं बस तीन ही समझने पूरा चीज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हर बार आता है। लीचेस्टर प्रिंसिपल बताओ, या तो पूरा ही आ जाएगा कि भाई साहब डिफाइन लीचेस्टर प्रिंसिपल 15 मार्क्स में, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल देगा कि यार व्हाट हैपन व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द इक्विलिब्रियम। अब इसने लीचेस्टर प्रिंसिपल का इतना पार्ट पूछ दिया है तो उसमें तो मैं लीचेस्टर प्रिंसिपल समझाना मतलब ये वाला पार्ट समझाना पड़ेगा। अगर बोलते अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते ये वाला पार्ट समझाना पड़ेगा। अगर बोलते प्रेशर इंक्रीज दे तो तीसरा वाला पार्ट जो करेगा वो समझाना। अब टेम्परेचर में समझना, ये बड़ी खतरनाक। इसको थोड़ा सा अगर तुमने समझ गया ना तुम आसानी से समझाओगे पूरी रिएक्शन है क्या, पूरा पेज कहाँ फंसना है। ध्यान से सुनना क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत कुछ नहीं है, हमें पता है ना दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। मान लो ये A+B C दे रहा है और ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक।
और अगर मैं दूसरी रिएक्शन ले रहा हूँ A+B, अगर तुम्हें ये छोटी सी चीज़ अगर समझ आ गई ना तो समझ जाओगे कि ये क्या बात हो रही है। ऐसे ये कोप्चे में होता है रखा, मेन लिखना है तुम्हें, खाली इतना समझ गए। फिर बाद में लिखोगे डायरेक्ट एक्सोथर्मिक पे ऐसा करके आ जाएगी, एंडो पे ऐसा होगा नहीं आ जाएगी, सिंपल चीज उल्टा होगा एक दूसरे के साथ। मान लो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट निकालेंगे, ये तो होता है एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट है, मान लो इसका टेम्परेचर है T1, क्या टेम्परेचर है T1। जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनेगा तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी ना, हीट निकलेगी मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो मान लो टेम्परेचर हो गया T2 और इस बार T1 का टेम्परेचर, T2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब T1 का कम होगा। तो सिंपल जानना, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है किसके, रिएक्टेंट के टेम्परेचर। सिंपल इतनी चीज़ आता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट बनता है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर मैं कोई भी रिएक्शन देखी तो उसमें जो बढ़ना है, जो पीकर में करते हो गर्म हो जाता है ना, तो वही सिंपल चीज़ है। तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सिंपल चीज़। एंडो में इसका उल्टा होता है, एंडो में मान लेते हैं टेम्परेचर T1 था पहले, रिएक्शन हुई, अब मान लेते T2 हो गया। अब जाने देखो हो क्या गया, जितनी भी A+B के बाद जितनी ईट थी वो तो C में गई, इसके आसपास की जितनी ईट थी जो हमने बाहर से दी वो भी C में ले गई है। तो अब C के पास बहुत ज़्यादा ईट हो गई है, तो आसपास की ईट भी चली गई, आसपास की ईट कम हो गई, तो ऑब्वियसली T1 इस बार ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि T1 के, अब ये मत कहना कि सर हम C का टेम्परेचर नहीं देख रहे हैं, हम C के टाइम पे आसपास का टेम्परेचर देख रहे हैं, सिस्टम का टेम्परेचर। हम C के अंदर का टेम्परेचर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि C के आसपास का टेम्परेचर क्या है। एंडो में C ने सारी हीट ले ली है, तो मतलब आसपास की सारी हीट ले ली है, मतलब आसपास में अब हीट नहीं है, मतलब टेम्परेचर घटेगा नहीं घटेगा। तो इस बार क्या होगा, पहले ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में हीट नहीं ली गई थी, जितनी हीट थी आसपास हीट थी, लेकिन जैसी रिएक्शन हुई आसपास की सारी हीट अंदर चली गई और आसपास हीट कम हो गई, तो इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। एंडो में सीधे इसका उल्टा आ गया, देखो एक्सो तो मैं समझ आ गया ना बढ़िया करके, एंडो में सीधा इसका उल्टा कर देना कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इतना आता है, रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम होता है, सर कम होता है। ठीक है ठीक है, इतना समझ गए। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं इतना बताता हूँ। देखो सिंपल चीज़ है, मैं यहाँ कोप्चे में लिख दूँ तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में अगर ये रिएक्शन एक्सो है तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम होता है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर ये रिएक्शन एंडो है तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट रिएक्शन कम होता है। सिंपल इतनी चीज़ कोप्चे में लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें बस आप सिर्फ बताना है, अब वो सवाल पूछेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो मान लेता हूँ हमें पता है कि रिएक्शन दो टाइप की होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, टू टाइप ऑफ रिएक्शन। तो नंबर वन लिखना, नंबर आई लिखना, नंबर वन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तब क्या होगा। तो सिंपल चीज ध्यान से सुनना, हमारा लिचटेस्टर का प्रिंसिपल क्या कहता है, कुछ भी तुम बढ़ाओगे तो वो घटाएगा, उल्टा करेगा ना। तुमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो फॉरवर्ड में जाके उसने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा दिया, क्योंकि फॉरवर्ड में जाएगी तभी तो रिएक्शन कंसंट्रेशन घटेगा। अगर तुमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो बैकवर्ड में आके उसने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा दिया। तो लिचटेस्टर प्रिंसिपल सिंपल कहता है कि तुम कुछ चीज बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस तरफ हो जाएगी कि जहाँ पे वो चीज घट जाए, सिंपल चीज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सिंपल चीज, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखना, ये रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो मुझे बताओ टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ हो रहा है, रिएक्टेंट की साइड या प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट की साइड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट की साइड कैसे आएंगे हम, बैकवर्ड रिएक्शन में देखो ना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, रिएक्टेंट की साइड डिक्रीज होगा कहाँ, ऐसे समझो ना, प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या है, कम है नहीं आया मैं, तो कम कैसे हो रहा है, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है तो टेम्परेचर घट जा रहा है। तो सिंपल चीज, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो घट कहाँ को रहा है, रिएक्टेंट की साइड को ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन। तो सिंपल चीज, देन रिएक्शन इज प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल चीज ऐसे समझना है, ये अगर तुम्हें समझ गया ना, बहुत सिंपल चीज है, जहां पे जिस उस तरफ को जाएगी ना जिस तरफ को टेम्परेचर कम होगा, सिंपल उल्टा होगा। जैसे अगर मैंने पढ़ा है तो कम कहाँ को है, अगर रिएक्टेंट साइड को तो वापस आएगी, प्रोडक्ट साइड को तो आगे जाएगी, सिंपल चीज। अगर मैंने टेम्परेचर घटा दिया, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अब अगर मैंने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर घट चुका है, अब मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट साइड को टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो प्रोडक्ट की साइड को जाना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड जाना चाहिए। देन रिएक्शन इज प्रोसीड इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब उस पॉइंट पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड होगी। सिंपल याद रखना है, जो यहाँ होगा उसका उल्टा उसे करना है। पहले कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, अब उसे घटाना है, घट कहाँ है टेम्परेचर, रिएक्टेंट की साइड, तो रिएक्टेंट की साइड आएगी, रिएक्टेंट की साइड कैसे आएंगे, प्रोडक्ट की आएंगे तो बैकवर्ड। और अगर टेम्परेचर घट गया उसे बढ़ाना है, बढ़ है प्रोडक्ट साइड, तो वो प्रोडक्ट की साइड जाना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सोगेले ऐसा हो गया। एंडोगेले ठीक इसका उल्टा होता है, तो नंबर 2 लिखेंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, सिंपल चीज, अगर तुम रिएक्शन का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्टेंट नहीं, तुम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो दोनों उसके अंदर ही है। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अभी यहाँ ध्यान देना, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो डिक्रीज करना है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट साइड को, तो प्रोडक्ट की साइड जाना चाह रहा है, प्रोडक्ट साइड जाना मतलब फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, देन रिएक्शन को फॉरवर्ड, सिंपल चीज, रिएक्शन को फॉरवर्ड। यहाँ कहाँ गई थी, बैकवर्ड, यहाँ फॉरवर्ड, सीधा उसका उल्टा होता है। और अगर इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया मतलब उसे इंक्रीज करना है, इंक्रीज का हो रहा है रिएक्टेंट, मतलब वो रिएक्टेंट की साइड जाना चाह रहा है, मतलब बैकवर्ड जाना चाह रहा है, तो देन रिएक्शन को बैकवर्ड। तो बस तुम्हें ये कुप्ची का चीज याद होनी चाहिए, ये अगर तुम्हें याद है, अगर तुम्हें ये दिखाना नहीं है, कुप्ची में दिखाना बस, अगर तुम्हें ये चीज याद है तुम बस इसको लिख सकते हो, सिंपल से लिख सकते हो, जहां पे रिएक्शन जो चीज तुम कर लो उसका उल्टा देखना है कि कहाँ हो रहा है। अगर तुमने उल्टा देख लिया मतलब उधर को जा रही है। यहाँ देखो एग्जाम में क्या था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, घट का रहा है रिएक्टेंट मतलब बैकवर्ड, यहाँ टेम्परेचर का घटा दो, बढ़ का रहा है प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड, एंड में ठीक इसका उल्टा। बस तुम्हें ऐसा याद करना है, ये आपको एक्सो में प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर हीट निकलती है, तो मतलब प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाती है, ये नीचे प्रोडक्ट है, आसपास से हीट निकाले तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली बस ये एकदम उसका उल्टा है। सिंपल, तुमने अगर एक्सो भी याद कर दिया ना, तुम ये लिख दोगे इसी का उल्टा, बस यहाँ लिख देना है, सिंपल चीज, सिंपल चीज। ऐसी चीज ना अभी प्रेशर में भी याद करना है, सिंपल चीज, प्रेशर में भी, प्रेशर कहाँ जाता है कहाँ कम है, सिंपल चीज, मैं ऐसे बताऊंगा रिएक्टर और प्रोडक्ट में प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, प्रेशर कहाँ कम होगा, सिंपल चीज। और अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो जहाँ प्रेशर कम है उधर को जाना चाहेगा, और तुम अगर प्रेशर घटाओगे जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो तो सिंपल टेम्परेचर का और प्रेशर का डिक्टो सेम रहता है, तो बस इसको ध्यान देना। ठीक है, अब हम समझते हैं नंबर 3 इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो ना, कंसंट्रेशन होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर बचता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नंबर 3, इसके लिए समझते हैं। इसमें 3 केस आते हैं, इसमें आते हैं 3 केस। नंबर 3 इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको समझना है, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझना। प्रेशर क्या इफेक्ट देते हैं, ध्यान से सुनने का 17 मिनट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कैसे इफेक्ट देते हैं, ध्यान से सुनो। 3 कंडीशन आती है। अब रिएक्शन होती है, रिएक्शन 3 टाइप की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन मान लो इस टाइप की रिएक्शन, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब मुझे बताओ इधर साइड कितने मोल हैं, 3 + 1 4 मोल है, इधर कितने मोल हैं 2, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स घट गए नहीं, घट गए। अब ध्यान दें, जिधर ज़्यादा मोल उधर ज़्यादा प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जितने पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पॉइंट की वॉल से टकरा रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं, तो ज़्यादा अगर भीड़ होगी, मैं अगर एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग को भर दूँ तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा ना। मान लो एक कमरे में यहाँ 100-200 लोग हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि सब लोग एक दूसरे के ऐसे टकरा रहे होंगे। मान लो इसमें सिर्फ 2 लोग हैं तो प्रेशर घट जाएगा ना, ऑब्वियसली आराम से, कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठेगा कोई उधर बैठेगा, तो आराम से घूम सकते हैं। तो ध्यान देना, जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा वहाँ प्रेशर ज़्यादा, सिंपल चीज़, ये भी लिख सकते हो। तो सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सिंपल चीज, ये तो तुम सबसे पहले लिख सकते हो कि जो नंबर ऑफ मोल है प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान दो, इधर 4 से 10 होते हैं, प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, इधर होगा, और प्रेशर कहाँ कम होगा, इधर होगा। ठीक है, इतना आगे समझ। ये तो पहली टाइप की रिएक्शन है। दूसरी टाइप की रिएक्शन आती है कुछ इस तरीके की, PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 में और Cl2 में, राइट। अब खुद देखो इधर कितने नंबर ऑफ मोल है, 1 मोल है, इधर कितने 1 + 1 2 मोल है। अब देखो यहाँ मोल बढ़ गए, अब मोल कहाँ जाता है इधर, तो प्रेशर कहाँ जाता है इधर, इधर प्रेशर कम, सिंपल चीज। ये आ गई दूसरे टाइप की रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन आती है ये वाली, कि ये वाली जिसमें मोल घटते नहीं है, आई थिंक, हाँ ये 2HI जब टूटता है H2 + I2 में, यहाँ मोल कितने 2, यहाँ 1 + 1 2, कोई मोल में चिंता नहीं। तो यहाँ भी प्रेशर बराबर, यहाँ जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ भी होता है, यहाँ प्रेशर बराबर होगा।
ऐसे कंडीशन में ना कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर तुम चाह बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे वहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना याद रखना। इसका नंबर तीसरे केस में देंगे। तो सबसे पहले केस देखते हैं, नंबर 1 ए केस, इफ नंबर ऑफ मोल इंक्रीज इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में अगर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए N2 + 3H2, ये NH3 के साथ क्या है, 2NH3 के साथ क्या है मोल, यहाँ नंबर ऑफ मोल है 4, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4, और यहाँ है 2। जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा प्रेशर वहाँ ज़्यादा, तो सिंपल लिख सकते हैं। अब देखो सिंपल से है, तो अब सिंपल याद रखना है, जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा वहाँ प्रेशर ज़्यादा। और मैंने क्या बोला है, सिंपल चीज़, टेम्परेचर में जैसा था वैसा ही सेम चलेगा। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो जहाँ प्रेशर कम होगा उधर को जाना चाहिए, और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूँगा जहाँ प्रेशर कम ज़्यादा होगा वहाँ जाना चाहिए। तो समझना इसमें, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूँ तो इंक्रीज कर दिया प्रेशर, अब वो वहाँ जाना चाहिए जहाँ प्रेशर कम है। मुझे बताओ कहाँ प्रेशर कम है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। ऑब्वियसली प्रोडक्ट में प्रेशर कम है, क्योंकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल कम है तो प्रेशर भी कम होगा, तो प्रोडक्ट की तरफ जा जाएगी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसी जाएगी, फॉरवर्ड। अब इसको तुम लिख देना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, मेरे को 3 केस दिखाने हैं, तो इसको तुम लिखते हैं ना ऐसे करके, इफ द रिएक्शन इफ द इंक्रीज द प्रेशर देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पूरा लिख देना, ठीक है। तो लिखोगे ऐसे, लिखोगे, काट देगा, नंबर बता दे रहा हूँ मैं। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कहाँ जानी चाहिए, किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके, तो राइट, ठीक है। अब अगर लेकिन मैं प्रेशर घटा के इसका उल्टा कर दूँ, तो इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, अब प्रेशर घट चुका है तो अब वहां जाना चाहिए जहां प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर कहाँ ज्यादा, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा, नंबर ऑफ मोल कहाँ ज्यादा, रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड जाना चाहिए। रिएक्टेंट साइड कैसे जाते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बस इसको बेसिक अगर तुमने वो याद कर दिया ना, सिर्फ इन दोनों में सेम रूल लगा है, जहां बढ़ाओगे जहां दूसरा कम होगा उधर को जाना चाहिए, सिंपल। और ये नियम याद रखना। अब आते हैं पार्ट बी, मतलब टाइप में, अगर इफ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इंक्रीज इन रिएक्टेंट साइड है, नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखा है, इंक्रीज इन रिएक्टेंट साइड, ऐसा होना चाहिए, मोर इन प्रोडक्ट साइड। अब अगर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, अब क्या करोगे, तो सिंपल चीज एग्जांपल दे देते हैं, PCl3 सॉरी PCl5 इक्विलिब्रियम में है PCl3 और Cl2 के साथ, यहाँ नंबर ऑफ मोल है 1 और यहाँ है 2। तो अब ध्यान देना, जहाँ नंबर ऑफ मोल ज्यादा वहाँ प्रेशर ज्यादा, जहाँ नंबर ऑफ मोल कम वहाँ प्रेशर कम, तो प्रेशर कहाँ जाता है, इधर, प्रेशर कम इधर। अब ध्यान से देखना, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर ऐसी रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो कहाँ जाएगी, इंक्रीज हो गया ना, कहाँ जाएगी, जहाँ कम है प्रेशर, कहाँ कम है प्रेशर, जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है, इधर कम है ना, तो रिएक्टेंट साइड को जाना चाहिए। रिएक्टेंट साइड को जाना मतलब बैकवर्ड, तो अब जाएगी बैकवर्ड, सिंपल उसका उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, वहाँ फॉरवर्ड जा रही थी, यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, प्रेशर को अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो अब कहाँ जा जाएगी, जहाँ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कहाँ जाता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, कहाँ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इधर साइड, तो रिएक्टेंट साइड जाना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड जाना चाहिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन, ठीक है। और नंबर 3 आता है, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल इन बोथ साइड, अगर इक्वल है तो इसमें कंडीशन में क्या होता है, देयर इज नो चेंज while चेंजिंग द प्रेशर, कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम प्रेशर को चेंज करोगे, चेंजिंग द प्रेशर, खुद समझो ना, दोनों साइड रिएक्टेंट के वो प्रेशर, दोनों साइड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब मान लो तुम प्रेशर घट बढ़ा रहे हो तो कहीं बढ़ा रहे हैं, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि अगर तुम रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का भी प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ प्रेशर बढ़ा रहे हो ना तो इसका प्रेशर कम अमाउंट में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ एक ही बोली, यहाँ और ज्यादा बढ़ जा रहा है, यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, और ज्यादा बढ़ जा रहा है, और यहाँ कम बढ़ रहा है, तो रिएक्शन उस ज्यादा प्रेशर को इधर आना पड़ेगा, रिएक्टेंट की साइड आना पड़ेगा, मतलब बैकवर्ड आना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी बैकवर्ड आ रही है, सिंपल चीज। लेकिन अगर तुम्हें याद करना, सिंपल ऐसे समझना, सिंपल चीज, ये में और इसमें दोनों सेम रूल लग रहा है कि जहां पे जो ज्यादा तुम कर रहे हो, जिस साइड को जो कम है उस तरफ को जाना चाह रही है, सिंपल चीज। ये और ये तुम्हें याद रखना है, सिंपल दो नियम याद रखने, ये एक दो समझने के लिए, अगर रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं प्रेशर, और अगर ये एक्सो है तो सिंपल चीज, प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कम होगा, और अगर यही चीज एंडो है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा, ये याद रखना,
अब देख लो, अगर मैं एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज करूंगा तो कहाँ डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, रिएक्टेंट में, तो बैकवर्ड आएगी, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा तो कहाँ इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो फॉरवर्ड जाएगी। सिंपल सी एंडोथर्मिक में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ प्रेशर का सिंपल याद रखना, नंबर ऑफ मोल ज्यादा था हाथ में, इसमें 2 कंडीशन आते हैं, नंबर ऑफ मोल यहाँ जाता है, इसका दे दो, ये तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल जहाँ ज्यादा वहाँ प्रेशर ज्यादा। तो यही 3, अगर तुमको बोलेगा डिफाइन लिचटेस्टियर प्रिंसिपल, तो मैं ये दिखाने हैं, इसकी स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर बात करता। और इस लास्ट टॉपिक के साथ आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होता है। फेज इक्विलिब्रियम वही बचा है जिसमें राउल्ट लॉ, गिब्स के फ्लो लॉ और एक और आ रहा है हेनरी लॉ आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर लिखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लेक्चर लिखता है, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।